जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटी का समकालीन विश्व राजनीति से पहला चैप्टर दो ध्रुवीयता का अंत। ध्रुवीयता का अर्थ क्या होता है, चलिए समझते हैं दोस्तों। तो दो ध्रुवीयता का अर्थ होता है कि विश्व राजनीति में दो सबसे ज़्यादा ताकतवर शक्तियाँ होती हैं जो एक दूसरे के साथ कंपटीशन करती हैं, प्रतिस्पर्धा करती हैं कि कौन सबसे ज़्यादा ताकतवर है और एक दूसरे से ज़्यादा शक्तिशाली बनने का प्रयास करती रहती हैं। तो इस चैप्टर में हम जिन दो महाशक्तियों के बारे में बात कर रहे हैं वह है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और सोवियत संघ, जिसमें अमेरिका पश्चिमी ध्रुव में और सोवियत संघ पूर्वी ध्रुव में सबसे महाशक्तिशाली राष्ट्र थे। इस चैप्टर में हम सोवियत संघ के विघटन के बारे में पढ़ रहे होंगे। सोवियत संघ का गठन 1917 की रूस क्रांति के बाद 1922 में व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में हुआ था और सोवियत संघ 15 राष्ट्रों से मिलकर बना हुआ था, जिसमें एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, जिन्हें बाल्टिक राज्य भी कहते हैं क्योंकि ये बाल्टिक सागर के पूर्वी तट के पास में स्थित है। फिर कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, इन्हें मध्य एशियाई राष्ट्र भी कहते हैं क्योंकि ये मध्य एशिया में स्थित है। फिर बेलारूस, यूक्रेन, मोल्डोवा, आर्मेनिया, जॉर्जिया, अजरबैजान और रूस। तो ये थे वो 15 राष्ट्र जिससे मिलकर के सोवियत संघ बना हुआ था और बाद में जाकर 25 दिसंबर 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो जाता है, यानी ये सारे देश अलग हो जाते हैं और सभी राष्ट्र जो हैं स्वतंत्र हो जाते हैं, आज़ाद हो जाते हैं। चलिए दोस्तों, अब समझते हैं कि हमारा विश्व दो ध्रुवीय कैसे बना, यानी हमारे विश्व में दो महाशक्तियाँ जो कैसे इनका उदय हुआ, सोवियत संघ और अमेरिका का। तो बात है दोस्तों दूसरे विश्व युद्ध की, जिसमें दो पक्ष युद्ध कर रहे थे। एक था ध्रुवीय राष्ट्र जिसमें जर्मनी, इटली और जापान शामिल थे और दूसरी तरफ था मित्र राष्ट्र जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस और सोवियत संघ शामिल थे। इस युद्ध में ध्रुवीय राष्ट्र हार जाते हैं और मित्र राष्ट्र की जीत होती है। अब आपके मन में दो प्रश्न जरूर उमड़ रहे होंगे। पहला कि ब्रिटेन उस समय बहुत शक्तिशाली था दूसरे विश्व युद्ध से पहले, क्योंकि इसने बहुत देशों पर कब्जा करके रखा हुआ था, तो ये इन दोनों से पीछे कैसे रह जाता है, यानी कि ब्रिटेन अमेरिका और सोवियत संघ से पीछे कैसे रह गया। दूसरा प्रश्न कि जब ये दूसरे विश्व युद्ध में साथ थे, यानी कि जब सोवियत संघ और अमेरिका दूसरे विश्व युद्ध में साथ थे, बाद में ये एक दूसरे से नफरत क्यों करने लगते हैं। चलिए एक एक करके समझते हैं। पहला उत्तर है दोस्तों, भले ब्रिटेन दूसरे विश्व युद्ध से पहले बहुत शक्तिशाली था, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध में उसे बहुत आर्थिक रूप से हानि होती है, उसके बहुत सैनिक मारे जाते हैं, उसका पैसा बहुत खर्च हो जाता है। और दूसरी तरफ ये था दोस्तों, जिन देशों पर ब्रिटेन ने कब्जा करके रखा था उन देशों में देश को आज़ाद करने के लिए आंदोलन चल रहे थे, तो इस वजह से ब्रिटेन को उनको भी छोड़ना पड़ता है और इस वजह से जो है ब्रिटेन जो है बहुत कमज़ोर हो जाता है। दूसरा उत्तर देखिए, सोवियत संघ और अमेरिका दूसरे विश्व युद्ध से पहले मित्र थे, लेकिन धीरे धीरे ये एक दूसरे से बहुत नफरत करने लगते हैं, जिससे शीत युद्ध की परिस्थिति बन जाती है। अब दोस्तों शीत युद्ध क्या होता है? शीत युद्ध दोस्तों होता है बिना अस्त्रों शस्त्रों का युद्ध, यानी कि कोई बहुत बड़ी लड़ाई नहीं होती, इसमें अस्त्र शस्त्र नहीं इस्तेमाल किए जाते हैं और इस युद्ध में सिर्फ धमकी दी जाती है एक दूसरे को कि युद्ध करेंगे। युद्ध का माहौल भी बन जाता है लेकिन युद्ध नहीं होता है, तो इसी को कहते हैं शीत युद्ध। इसको इंग्लिश में कोल्ड वॉर कहते हैं। इसमें खून खराबा नहीं होता है, इसलिए इसको कोल्ड वॉर कहा गया है। तो ये जो था शीत युद्ध। अब ये शीत युद्ध इन दोनों के बीच क्यों होता है, इन दोनों के बीच नफरत क्यों उत्पन्न हो जाती है? इसका मुख्य कारण था दोस्तों विचारधारा, कि दोनों अलग अलग विचारधाराओं को मानते थे। विचारधारा में भिन्नता थी दोनों राष्ट्रों की। तो अमेरिका जो था दोस्तों पूंजीवादी विचारधारा को मानता था, जबकि सोवियत संघ साम्यवादी विचारधारा को मानता था। अब ये पूंजीवादी और साम्यवादी विचारधारा में क्या अंतर है, क्या भिन्नता है, चलिए इसे समझते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद मित्र राष्ट्र यानी अमेरिका, फ्रांस, सोवियत संघ और ब्रिटेन, ये सब देश जर्मनी और उसकी राजधानी बर्लिन पर कब्जा कर लेते हैं और बंटवारा कर लेते हैं। पूर्वी बर्लिन सोवियत संघ लेता है और पश्चिमी बर्लिन बाकी अन्य देश लेते हैं। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट दोस्तों ये है कि सोवियत संघ नहीं चाहता था कि पश्चिमी बर्लिन के लोग पूर्वी बर्लिन में आए और इसीलिए 1961 में सोवियत संघ द्वारा 155 किलोमीटर लंबी बर्लिन की दीवार बनाई जाती है, जिससे पूर्वी और पश्चिमी बर्लिन के लोग अलग अलग हो जाते हैं, अलग अलग रहने लग जाते हैं।
बाद में 1989 में ये दीवार गिरा दी जाती है और जर्मनी का एकीकरण हो जाता है। जर्मनी एक स्वतंत्र राष्ट्र बन जाता है और इस देश पे जितने देशों का कब्जा हुआ करता था, अमेरिका, ब्रिटेन, सोवियत संघ, अन्य देश, वो सभी देशों का कब्जा इस पर से हट जाता है और एक स्वतंत्र राष्ट्र बनकर निकलता है। चलिए दोस्तों, अब समझते हैं कि पूंजीवादी विचारधारा और साम्यवादी विचारधारा में क्या फ़र्क होता है। पूंजीवादी विचारधारा में निजी अधिकार होता है, यानी कि जिसमें सभी लोगों के पास संपत्ति रखने और व्यवसाय करने का अधिकार होता है। जबकि साम्यवाद में क्या होता है दोस्तों, वहाँ पे सामूहिक अधिकार होता है, यानी कि सरकार के पास सारे संसाधन और सारी संपत्ति का अधिकार होता है, आम लोगों के पास कोई अधिकार नहीं होता है। दूसरा पॉइंट दोस्तों है मुक्त बाजार, यानी कि बाजार में किस चीज़ की कितनी मांग है उसको देखते हुए उत्पादन किया जाता है, डिमांड के अनुसार और सप्लाई के अनुसार दोस्तों उत्पादन किया जाता है। लेकिन साम्यवाद में दोस्तों नियोजित अर्थव्यवस्था होती है, यानी कि राज्य ही तय करता है कि कितना उत्पादन होगा। फिर देखिए दोस्तों, तीसरा पॉइंट है लाभ। लोग व्यवसाय इसलिए करते हैं ताकि वे अधिक से अधिक लाभ कमा सकें। जबकि सोवियत संघ में दोस्तों समानता होती है, यानी राज्य सभी लोगों के बीच समानता रखती है और किसी को ज़्यादा और किसी को कम नहीं देती है। चौथा पॉइंट दोस्तों है पूंजीवाद में वर्ग विभाजन, यानी कि समाज में अमीर और गरीब वर्ग पाए जाते हैं, अमीर भी होते हैं, गरीब भी होते हैं। जबकि साम्यवाद में दोस्तों वर्गहीन समाज होता है, कोई अमीर नहीं होता है, कोई गरीब नहीं होता है, सब बराबर होते हैं। पांचवा पॉइंट दोस्तों है व्यक्तिगत स्वतंत्रता, यानी सभी लोगों को अपने जीवन के फैसले लेने की स्वतंत्रता होती है। जबकि साम्यवाद में दोस्तों राज्य नियंत्रण होता है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता सीमित रहती है, उस पर दोस्तों सरकार का नियंत्रण रहता है। तो इन्हीं विचारधारा के कारण दोनों राष्ट्रों में नफरत थी, क्योंकि दोनों एक दूसरे की विचारधारा को नापसंद करते थे। अब दोस्तों समझते हैं कि सोवियत संघ की आर्थिक व्यवस्था कैसी थी। क्योंकि दोस्तों हम लोग साम्यवादी विचारधारा के बारे में पढ़ चुके हैं, तो आपको आर्थिक व्यवस्था में कुछ मिलते जुलते पॉइंट्स मिलेंगे। पहला पॉइंट राज्य स्वामित्व, यानी सरकार के पास सभी उद्योग, खेती और संसाधनों पर मालिकाना हक था। दूसरा पॉइंट केंद्रीय नियोजन, यानी कि 1928 में रूस में पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की गई, जिसमें सरकार तय करती थी कि किन वस्तुओं का उत्पादन हो, कैसे हो और कितना हो, यानी कि पूरा नियंत्रण उत्पादन पे सरकार करती थी। फिर दोस्तों तीसरा पॉइंट है सामूहिक कृषि, जो भी थोड़े बहुत जो निजी खेत बचे थे उनको भी जो है ख़त्म करके बड़े बड़े सामूहिक सरकारी खेत बनाए गए, जहां सभी किसान मिलकर के काम करते थे। चौथा पॉइंट उद्योग, भारी उद्योग जैसे कि इस्पात यानी स्टील, कोयला, मशीनरी ऐसे चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दिया गया और रोज़मर्रा की वस्तुओं का उत्पादन कम किया गया। पाँचवा पॉइंट मूल्य नियंत्रण, सारी चीज़ों और सारी सेवाओं की कीमत सरकार ने तय की। छठा पॉइंट रोज़गार की गारंटी, सरकार ने हर किसी को रोज़गार देने का वादा किया, इससे वहाँ बेरोज़गारी बहुत कम हो गई थी। सातवां पॉइंट विदेश व्यापार, सरकार विदेश व्यापार सिर्फ साम्यवादी देशों के साथ ही करता था। आठवां पॉइंट सामाजिक सेवाएं, जितने भी सामाजिक सेवाएं जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा आदि बिल्कुल मुफ्त में कराई जाती थी या फिर कम पैसों में प्रदान कराई जाती थी। अब दोस्तों समझते हैं सोवियत संघ की राजनीतिक व्यवस्था। पहला पॉइंट कम्युनिस्ट पार्टी की सत्ता और तानाशाही, सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी ही सत्ता में रहती थी और दूसरी कोई पार्टी नहीं थी, पार्टी के नेता ही सारे फैसले लेते थे। दूसरा पॉइंट सरकार का मीडिया पर नियंत्रण, सभी अखबार, रेडियो, टीवी सरकार के नियंत्रण में थी, जो सरकार चाहती थी सिर्फ वही जानकारी दी जाती थी। तीसरा पॉइंट अफसरशाही, यानी कि सरकारी कर्मचारी जो थे, सरकारी अधिकारी थे, वही कानून बनाते थे और लागू करते थे। चौथा पॉइंट व्यक्तिगत अधिकारों की कमी, लोगों को सरकार के खिलाफ बोलने या लिखने की आज़ादी नहीं थी और लोगों की गतिविधियों पर कड़ी नज़र रखी जाती थी सरकार द्वारा। तो ये थी सोवियत संघ की राजनीतिक व्यवस्था। दोस्तों सोवियत संघ का विघटन 1991 में हुआ था और सोवियत संघ के विघटन का एक मुख्य कारण ये भी था गोर्बाचेव के सुधार। इसने सोवियत व्यवस्था में क्या सुधार किए थे, उससे पहले जानते हैं कि ये गोर्बाचेव कौन था और ऐसे कौन से कारण थे जिसके कारण गोर्बाचेव को सुधार करने पड़े। गोर्बाचेव का पूरा नाम माइकल गोर्बाचेव या मिखाइल गोर्बाचेव है। सन 1985 में मिखाइल गोर्बाचेव को कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव के रूप में चुना जाता है। फिर सन
1988 में वह देश के राष्ट्रपति बन जाते हैं। वह सोवियत व्यवस्था में राजनीतिक और आर्थिक सुधार लाना चाहते थे। अब दोस्तों समझते हैं कि ऐसे कौन से कारण थे, ऐसे कौन से रीज़न थे जिसकी वजह से मिखाइल गोर्बाचेव को सुधार करने पड़े, और बाद में जानेंगे कि उन्होंने जो सोवियत व्यवस्था में क्या सुधार किए थे। तो पहला कारण है दोस्तों कृषि और उद्योग का सरकारी नियंत्रण, यानी सारे खेत और सारी फैक्ट्रीज पर सरकार का ही नियंत्रण था। इस सिस्टम से, इस प्रणाली से आर्थिक विकास रुक गया था। तो इस वजह से गोर्बाचेव जो है उन्होंने सुधार किए कुछ। दूसरा कारण दोस्तों था संसाधनों का शस्त्र निर्माण पर खर्च, यानी कि सोवियत संघ ने अपना अधिकतर धन, अपना अधिकतर जो पैसा था हथियारों के निर्माण में, और उसके पूर्वी सहयोगी देश, जो उसके पिछलग्गू सहयोगी देश थे जिनके पास ज़्यादा धन नहीं था, ठीक है, उनकी सहायता करने में खर्च कर दिया, जिससे आर्थिक स्थिति और कमज़ोर हो जाती है सोवियत संघ की। तीसरा कारण विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अभाव, यानी कि देश के लोगों को अपने विचार व्यक्त करने की छूट नहीं थी, जिससे ज़्यादातर लोग सरकार को नापसंद करने लगे थे। चौथा कारण सूचना एवं संचार तकनीक का विकास। सूचना और संचार तकनीकी विकसित हो रही थी, जिससे सोवियत संघ के लोगों को पश्चिमी देशों के लोगों के जीवन स्तर के बारे में जानकारी मिल रही थी, और वे सरकार से वैसे ही जीवन स्तर की मांग कर रहे थे जैसे पश्चिमी देशों के लोगों की थी। पांचवा कारण पूर्वी यूरोप में कम्युनिस्ट सरकारों का पतन। पूर्वी यूरोप के कुछ देशों में कम्युनिस्ट सरकारें गिर रही थी, जिससे गोर्बाचेव को भी डर लग रहा था कि यहाँ भी कम्युनिस्ट सरकार ना गिर जाए। छठा रीज़न आर्थिक अस्थिरता। सोवियत संघ की आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर हो गई थी, जिससे उत्पादन घट रहा था और वस्तुओं की कमी आ रही थी। सातवां कारण अन्य देशों से प्रतिस्पर्धा। पश्चिमी देशों की तुलना में, खासकर अमेरिका की तुलना में आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्रों में सोवियत संघ पीछे होता जा रहा था। तो ये कुछ कारण थे जिनकी वजह से गोर्बाचेव को सुधार करने पड़े। अब दोस्तों समझते हैं कि गोर्बाचेव ने क्या सुधार किए। तो पहला दोस्तों था ग्लासनोस्ट, यानी कि हिंदी में बोले तो खुलापन। इसके अंदर 2 पॉइंट है, पहला विचार और अभिव्यक्ति, दूसरा दोस्तों है पारदर्शी प्रवाह। तो विचार और अभिव्यक्ति, यानी कि जिसमें विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी, यानी अब लोग अपने विचार खुलकर रख सकते थे। दूसरा सूचना का पारदर्शी प्रवाह, यानी मीडिया पर सरकार का नियंत्रण कम हो गया, जिससे भ्रष्टाचार सामने आने लग गया था। दूसरा था पेरेस्ट्रोइका, यानी कि पुनर्संरचना कह सकते हैं। तो इसमें दोस्तों क्या है, आर्थिक सुधार, कृषि सुधार और उद्योगों में सुधार। आर्थिक सुधार दोस्तों, सरकारी नियंत्रण कम किया गया और निजी व्यापार को बढ़ावा दिया गया, जिससे अर्थव्यवस्था में सुधार आया। दूसरा दोस्तों कृषि सुधार, किसानों को अपनी फसलें बेचने की अनुमति दे दी गई, जिससे कृषि उत्पादन बढ़ा। तीसरा दोस्तों उद्योगों में सुधार, उद्योगों को अधिक स्वतंत्रता दी गई, जिससे वे कितना उत्पादन करना है वे खुद तय कर सकें। तीसरा है दोस्तों बहुदलीय व्यवस्था, यानी कि गोर्बाचेव ने एक दलीय व्यवस्था को हटा दिया, 1 पार्टी रूल को हटा दिया, जिससे सभी लोग चुनाव लड़ सके, सभी लोग खुद की पार्टियां बना सके। दोस्तों गोर्बाचेव के सुधार के बाद जो साम्यवादी कट्टर थे, उन्होंने गोर्बाचेव का विरोध किया, लेकिन वे विफल रहे, क्योंकि ज़्यादातर लोग साम्यवादी विचारधारा को नापसंद करते थे, इसलिए वे लोग कट्टरों के साथ नहीं थे। गोर्बाचेव के खिलाफ जो विद्रोह हो रहा था, उसको विफल बनाने में मुख्य भूमिका बोरिस येल्त्सिन की थी। बोरिस येल्त्सिन साम्यवाद को हटाना चाहते थे और ज़्यादातर लोग इसी के साथ थे। इससे गोर्बाचेव की गद्दी खतरे में लग रही थी। दोस्तों अब आप शायद सोच रहे होंगे कि अपना देश बचाने के लिए गोर्बाचेव ने सोवियत व्यवस्था में बदलाव किए, लेकिन फिर भी सोवियत संघ का विघटन हो जाता है। सोवियत संघ के विघटन होने के पीछे क्या कारण थे, चलिए समझते हैं। तो पहला कारण दोस्तों है सैन्य खर्च और आर्थिक समस्याएं। सरकार सेना के ऊपर ज़्यादा पैसा खर्च कर रही थी, जिसकी वजह से उन्हें आर्थिक संकट का सामना करना पड़ जाता है। दूसरा कारण पश्चिमी देशों का दबाव और तुलना। पश्चिमी देश जैसे अमेरिका पूर्वी देशों में पूंजीवादी विचारधारा लागू करने का दबाव बना रहा था, और अमेरिका की तुलना में सोवियत संघ पीछे हो रहा था। तीसरा कारण राजनीतिक लोकतंत्र की कमी।
एक पार्टी शासन के कारण लोग सरकार से नाखुश थे। चौथा कारण गोरबाचेव की नीतियाँ। गोरबाचेव ने ग्लासनोस्ट यानी कि खुलापन और पेरेस्ट्रोइका यानी कि पुनर्निर्माण जैसी नीतियों के द्वारा बदलाव लाने का प्रयास किया, लेकिन वे असफल हो जाते हैं। इसके कारण भी विघटन हो जाता है। पांचवा कारण पूर्वी यूरोप में बदलाव। पूर्वी यूरोप के कुछ देश जैसे कि पोलैंड, हंगरी आदि में कम्युनिस्ट पार्टी का जो है पतन हो रहा था, गिर रही थी, जिसने सोवियत के लोगों को भी लोकतंत्र की मांग के लिए प्रेरित किया। छठा कारण दोस्तों राष्ट्रीयता की भावना। सोवियत संघ के विभिन्न गणराज्यों में राष्ट्र स्वतंत्रता की मांग बढ़ रही थी और सोवियत संघ का विघटन हो जाता है इसी के चलते। अब दोस्तों समझते हैं कि सोवियत संघ के विघटन के बाद इसके क्या परिणाम होते हैं। तो पहला परिणाम दोस्तों है शीत युद्ध का अंत। जो शीत युद्ध इतने वर्षों से अमेरिका और सोवियत संघ के बीच चल रहा था, अब वो ख़त्म हो जाता है। इससे दुनिया में तनाव कम हो जाता है। दूसरा परिणाम दो ध्रुवता का अंत। पहले विश्व में दो महाशक्तियाँ होती हैं, ठीक है, लेकिन सोवियत संघ के विघटन के बाद विश्व में सिर्फ अमेरिका ही एकमात्र महाशक्ति बचता है। तीसरा परिणाम नए देशों का उदय। सोवियत संघ के विघटन के बाद 15 नए स्वतंत्र देशों का गठन होता है। चौथा परिणाम साम्यवादी विचारधारा को झटका। विघटन के बाद कई देशों द्वारा साम्यवाद हटाया जाता है और पूंजीवाद स्थापित किया जाता है। पांचवा परिणाम वैश्विक शक्ति संतुलन में बदलाव। विघटन के बाद विश्व में नाटो, जो कि अमेरिका का संगठन है, और यूरोपीय संघ जैसे संगठनों का प्रभाव बढ़ा। छठा परिणाम भारत को आघात। क्योंकि भारत सोवियत संघ का करीबी सहयोगी था, इसलिए भारत को आर्थिक और सैन्य सहायता का सामना करना पड़ा और अपनी विदेश नीतियों और सुरक्षा नीतियों में बदलाव करना पड़ा। सातवां परिणाम तेल भंडार और अमेरिका का प्रभाव। मध्य एशियाई देश जैसे ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान आदि यहाँ अमेरिका जैसे पश्चिमी देशों का प्रभाव बढ़ा। आठवां परिणाम विकासशील देशों को आघात, या फिर कहें तीसरा विश्व, यानी कि पहला विश्व अमेरिका, दूसरा रसिया और तीसरा विश्व जो बहुत कम शक्तिशाली थे उनको तीसरा विश्व कहा गया है, उनको आघात। जो देश विकास कर रहे थे और सोवियत संघ की सहायता पा रहे थे, अब उन्हें सोवियत संघ की सहायता की कमी का सामना करना पड़ा। इसके अलावा दोस्तों सोवियत संघ के विघटन के बाद कुछ जगहों पर गृहयुद्ध की परिस्थिति बन जाती है और कुछ जगहों पर बहुत संघर्ष हो रहा था, जैसे कि चेचन्या, दागिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान। और दोस्तों सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस का राष्ट्रपति 1991 में बोरिस येल्त्सिन बनता है, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं। चलिए दोस्तों अब देखते हैं सोवियत संघ के बाद रूस और राष्ट्रकुल। ये राष्ट्रकुल क्या होता है दोस्तों, इसे समझने से पहले रूस को देखते हैं। सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बनता है, क्योंकि बाकी गणराज्यों में गृहयुद्ध की स्थिति बन रही थी और सबसे बड़ा और शक्तिशाली गणराज्य यही था। उत्तराधिकारी होने के नाते इसे सारे परमाणु हथियार मिले और संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में इसे स्थायी सदस्य भी बनाया गया। और इसके अलावा 4 राष्ट्र और भी हैं जिनके नाम आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। इनके पास वीटो पावर है, यानी कि कोई भी अगर बात आती है संयुक्त राष्ट्र संघ में तो उसका जो है वीटो पावर यानी कि निषेधाधिकार उसको वापस कर सकते हैं। मतलब अगर 4 लोग सहमत हो गए और एक लोग असहमत जता रहा है तो वो आगे प्रस्ताव जो है आगे नहीं पारित किया जाएगा। राष्ट्रकुल। अब दोस्तों समझते हैं कि राष्ट्रकुल क्या है। सोवियत संघ से अलग होने वाले 12 में से 11 गणराज्य के राष्ट्रपतियों ने 21 दिसंबर 1991 को एक समझौता करके स्वतंत्र राष्ट्रों की राष्ट्रकुल की स्थापना की, जिसमें जॉर्जिया केवल प्रेक्षक यानी ऑब्जर्वर रहा, यानी कि वो सिर्फ देख रहा था कि क्या कैसे सब हो रहा है। अब दोस्तों देखते हैं कि भारत और सोवियत संघ के कैसे संबंध थे। पहला, भारत सोवियत सांस्कृतिक संबंध। इसमें था शैक्षिक आदान प्रदान, यानी कि भारतीय छात्रों का सोवियत संघ में अध्ययन करना आम बात थी। दूसरा देखिए साहित्य और अनुवाद, यानी कि भारतीय साहित्य का रूसी भाषा में अनुवाद और सोवियत साहित्य का हिंदी भाषा में अनुवाद होता रहता था। इससे जो है साहित्यिक संबंध भारत और सोवियत संघ के बीच में मजबूत हुए। फिर देखिए दोस्तों फिल्म और कला।
भारत के राज कपूर और सत्यजीत राज जैसे फिल्म निर्माताओं की फिल्में सोवियत संघ में बहुत चलती थी, बहुत प्रसिद्ध थी। फिर देखिए सांस्कृतिक कार्यक्रम, दोनों देशों में सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसे कि नृत्य, संगीत आदि आयोजित हुए, जिससे आपसी समझ बढ़ी। पहला था भारत सोवियत सांस्कृतिक संबंध और दूसरा है भारत सोवियत आर्थिक संबंध, जिसमें दोस्तों है वाणिज्य और व्यापार। यानी भारत ने सोवियत संघ के साथ व्यापार किया, जिसमें भारत ने सोवियत संघ से तेल, मशीनरी और औद्योगिक उपकरण आयात किए और सोवियत संघ को चाय, कपड़ा, कृषि उत्पाद आदि निर्यात किए। फिर देखिए दोस्तों औद्योगिक सहयोग, सोवियत संघ ने हमें इस्पात संयंत्र यानी कि इस्पात स्टील जो प्लांट होता है, इस्पात मतलब स्टील, संयंत्र मतलब प्लांट, जो स्टील प्लांट होता है लगाने के लिए भी तकनीकी और आर्थिक सहयोग किए हैं। फिर देखिए दोस्तों ऊर्जा और विज्ञान, सोवियत संघ ने परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम और अंतरिक्ष कार्यक्रम में भी हमारी मदद की है। 1975 में हमारा पहला उपग्रह आर्यभट्ट सोवियत संघ द्वारा ही भेजा गया था। फिर आगे दोस्तों देखिए भारत सोवियत सैन्य संबंध। अब हम सैन्य संबंध के बारे में जानेंगे। दोस्तों सैन्य आपूर्ति, सोवियत संघ ने हमें बड़ी मात्रा में हथियार और लड़ाकू विमान भी दिए हैं, जैसे कि MiG-21 और भी बहुत सारे। और दोस्तों 1971 के भारत पाकिस्तान के युद्ध के दौरान भी सोवियत संघ भारत के साथ ही था। दोस्तों आपने भारत और सोवियत संघ के संबंध देख लिए हैं, अब जरा नजर डालते हैं कुछ महत्वपूर्ण भारत और रूस के मध्य हुई संधियों के ऊपर, जैसे कि शांति, मित्रता और सहयोग की संधि जो कि 1993 में हुई थी। फिर दूसरा रणनीतिक साझेदारी का समझौता जो कि 2000 में हुआ था। फिर तीसरा परमाणु ऊर्जा का सहयोग जो कि 2014 में हुआ था। फिर रक्षा सहयोग 2018 में और सैन्य तकनीकी सहयोग 2021 में। और भी दोस्तों संधियां हुई हैं, ये मुख्य संधियां दोस्तों हैं। दोस्तों सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस को अपनी आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था को तीव्र गति से बदलना था, इसलिए रूस में शॉक थेरेपी यानी कि आघात चिकित्सा लाई गई। चलिए इसे समझते हैं कि ये शॉक थेरेपी क्या होता है। शॉक थेरेपी आर्थिक सुधारों का एक तीव्र तरीका है। इसका उद्देश्य होता है कि आर्थिक संकट का तेजी से समाधान हो। इसका उपयोग नियंत्रण अर्थव्यवस्था यानी जिसमें बाहर के देश निवेश नहीं करते हैं दोस्तों, उन्हें बाजार आधारित अर्थव्यवस्था में बदला जाता है। यानी नियंत्रित अर्थव्यवस्था को बाजार आधारित अर्थव्यवस्था में बदला जाता है। इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि निजीकरण यानी कि जो संसाधन है सरकार के अंडर में उनको जो है निजीकरण करना, उनका जो है लोगों के हाथों में बेचना, यानी सरकार के हाथों में जो उद्योग हैं उनको निजी हाथों में बेचना। और उदारीकरण यानी कि थोड़ा नियंत्रण कम करना, सरकार का नियंत्रण थोड़ा लोगों पे कम करना, उद्योग पे और खेती पे, तो इसको कहते हैं उदारीकरण। चलिए दोस्तों अब देखते हैं कि शॉक थेरेपी के आर्थिक परिणाम क्या हुए रूस में। तो पहला है दोस्तों मुद्रास्फीति का बढ़ना, यानी कि मुद्रा की कीमत घट गई थी और चीज़ों की कीमत बहुत बढ़ गई थी। और ये मुद्रास्फीति 1992 में करीब 2500% तक बढ़ गई थी। दूसरा दोस्तों है बेरोजगारी का बढ़ना। सोवियत संघ ने बेरोजगारी को बिल्कुल ख़त्म कर दिया था, क्योंकि वहाँ पे थी रोजगार की गारंटी, यानी कि हर व्यक्ति को रोजगार मिलेगा उसकी गारंटी दे रहा था। लेकिन इसके विघटन के बाद अब जो रूस था, रूस में क्योंकि अब गारंटी रोजगार की नहीं थी, जिस वजह से बेरोजगारी बहुत बढ़ गई थी। तीसरा देखिए आर्थिक असमानता का बढ़ना, यानी आर्थिक बदलाव के कारण कुछ लोग बहुत अमीर हो गए थे और कुछ लोग बहुत गरीब हो गए थे, जबकि सोवियत संघ में सब बराबर थे, ना कोई अमीर था ना कोई गरीब था। चौथा देखिए गराज सेल, राष्ट्रपति येल्सिन और इनके सगे संबंधियों ने सरकारी कारखानों, कृषि फार्मों को मिट्टी के मोल खरीद लिया, जिसे इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल कहा जाता है। चलिए दोस्तों अब समझते हैं कि शॉक थेरेपी के राजनीतिक परिणाम क्या हुए। नंबर 1, नए संविधान का निर्माण। 1993 में येल्सिन ने नया संविधान लागू किया, जिसमें राष्ट्रपति को अधिक शक्तियां मिली। दूसरा, चुनावी सुधार और राजनीतिक दल। नए संविधान के कारण चुनाव में बहुदलीय प्रणाली विकसित हुई, इससे राजनीतिक प्रतिस्पर्धा बढ़ी, यानी कि अब ज़्यादा लोग इलेक्शन लड़ सकते थे। तीसरा, पुतिन का उदय। 31 दिसंबर 1999 को बोरिस येल्सिन ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। उसके बाद 2000 में चुनावों के माध्यम से पुतिन जो है व्लादिमीर पुतिन राष्ट्रपति बने। तो ये था दोस्तों हमारा पूरा चैप्टर। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।